नमस्कार मित्रों। जीत क्लासेज की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आज हम ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी होती क्या है? पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण पेरोडाइट चट्टानों का गलन, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और जब मैग्मा धरातल पर आता है तो ज्वालामुखी रूप में जाना जाता है। हाल ही में एक चर्चा में ज्वालामुखी रहा है टोंगा द्वीप। टोंगा द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार की वजह से विश्व का संपूर्ण नेटवर्क तंत्र प्रभावित हुआ है, जो पिछले 2 दिनों में अभी हुआ है। आज टॉपिक लेंगे हम ज्वालामुखी। ज्वालामुखी इंग्लिश में कहते हैं वोल्केनो। इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला तो ज्वालामुखी क्या है, दूसरा ज्वालामुखी के उत्पत्ति के कारण, फिर पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, और ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। और एक बिंदु पढ़ेंगे ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण। ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण। बात करते हैं ज्वालामुखी क्या है। व्हाट इज वोल्केनो? ज्वालामुखी पृथ्वी से निकलने वाला गर्म मैग्मा है। उसके द्वारा धरातल पर लावा बाहर निकलता है, उद्गारित होता है, और उससे अनेक प्रभाव पड़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियां, जिससे प्लेटों का स्थानांतरण होता है, प्लेटों का स्थानांतरण होता है, एवं पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट चट्टानों का गलन होता है। चट्टानों का गलन, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति होती है। मैग्मा की उत्पत्ति होती है। यही मैग्मा जब धरातल से बाहर आता है, यही मैग्मा जब धरातल पर आग के रूप में आता है, ज्वालामुखी कहलाता है। आग के रूप में उद्गारित होता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी कहलाता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण। ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण कारणों की बात की जाए तो किन्हीं प्लेट का, जैसे चाहे महाद्वीपीय प्लेट हो चाहे महासागरीय प्लेट हो, दो प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सेपित हो जाती है, और जो सेपित प्लेट होती है उसके ऊपर ऊपरी दाब एवं अधिक तापमान की वजह से चट्टान मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और दुर्बलता मंडल के अंतर्गत मैग्मा श्रावणीय धाराओं के रूप में चलता है। वही
वही मैग्मा जब धरातल पर उद्गारित होता है तो ज्वालामुखी कहलाता है। और इसके उत्पत्ति के कारण है। मेजर कारण में महाद्वीपीय प्लेटों का टकराना, महाद्वीपीय प्लेटों का टकराना जिससे भारी प्लेटें हल्की प्लेटों के नीचे सेपित हो जाती हैं, और अधिक तापमान, दाब एवं घनत्व के कारण तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तथा जहां चट्टान का ऊपरी भाग कमजोर हो वहां से ये उद्गारित हो जाती है। जहां चट्टान के कमजोर भाग की जगह से धरातल पर उद्गारित हो जाती है। महाद्वीपीय प्लेट के अलावा महासागरीय प्लेटों के आपस में टकराने से भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। प्लेटों के टकराने से, इसके अलावा भूकंप के कारण भी जहां से चट्टान कमजोर होगी वहां से ज्वालामुखी का लावा धरातल पर उद्गारित हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकारों को भी निम्न बिंदुओं के माध्यम से विभाजित किया जा सकता है। एक हो जाएगा सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा हो जाएगा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, और तीसरा प्रकार हो जाएगा मृत ज्वालामुखी। बात करते हैं दूसरे प्रकार की, ये होता है उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर भी ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा प्रकार हो जाएगा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तीसरा प्रकार हो जाएगा विस्फोटकता या लावा की अम्लीयता के आधार पर। ज्वालामुखी। इन दोनों को एक ही बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं, लावा की अम्लीयता एवं क्षारीयता एवं विस्फोटकता के आधार पर। इसमें भी 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा हवाई द्वीप तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा हो जाएगा स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी।
तीसरा हो जाएगा वोल्केनिक तुल्य, वोल्केनिक तुल्य। चौथा प्रकार हो जाएगा विसुवियस तुल्य, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। और पांचवा प्रकार हो जाएगा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस तुल्य को पिलनी तुल्य भी कहा जाता है क्योंकि पिलनी इसी में खोज के दौरान अंदर समाहित हो गए थे। अब बात करते हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। पहला है हेडिंग सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार बार बार होता रहता हो, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं। वे ज्वालामुखी जिनका उद्गार निरंतर होता रहता है, उद्गार निरंतर होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब देखो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो माउंट एटना, माउंट एटना। और माउंट एटना बढ़ता है इटली में, माउंट एटना इटली। इसके अलावा कोटाबेक्सी, और कोटाबेक्सी है इक्वेडोर में। इसकी अवस्थित देख के वो कहां पे है, इक्वेडोर। कोटोबेक्सी के अलावा भारत का बेरन द्वीप है जो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप। और बेरन द्वीप भारत का विशेषता है इसकी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अब बात करते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की। दूसरा पार्ट है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसे ज्वालामुखी जिनका पहले उद्गार हुआ हो और आगे भी उनके उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, वे कैसे ज्वालामुखी कहलाएंगे, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। परिभाषा देखते हैं। वे ज्वालामुखी जिनका पूर्व में उद्गार हो चुका हो, जिनका पूर्व में उद्गार हो चुका हो तथा आगे भी या भविष्य में उद्गार होने की संभावना हो, उद्गार होने की संभावना हो, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाता है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी के इस उदाहरणों में फ्यूजियामा जापान, इटली का विसुवियस और नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक तो हो जाएगा फ्यूजियामा, और फ्यूजियामा कहां पे पड़ता है, जापान, जापान का सर्वोच्च शिखर है। भारत का हो जाएगा नारकोंडम, नारकोंडम। इसकी विशेषता है भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी।
और तीसरा हो जाएगा विसुवियस, और विसुवियस है इटली में, इटली का विसुवियस। अब बात करते हैं तीसरे टाइप, मृत ज्वालामुखी की। मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखी जिनका पूर्व में तो उद्गार हो चुका हो लेकिन भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं हो, हजारों वर्षों से उनमें उद्गार भी नहीं हुआ हो और आगे उद्गार होने की संभावना भी नहीं हो, ऐसे ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी गलत है। वे ज्वालामुखी जिनका पूर्व में उद्गार हो चुका हो, जिनका पूर्व में उद्गार हो चुका हो लेकिन हजारों वर्षों से उनमें उद्गार नहीं हुआ, लेकिन हजारों वर्षों से उनमें उद्गार नहीं हुआ, उद्गार नहीं हुआ और भविष्य में भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं हो, और भविष्य में भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं हो, कोई संभावना नहीं हो, मृत ज्वालामुखी कहलाता है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में मुख्यतः किल्लीमंजारो, किल्लीमंजारो, किल्लीमंजारो है तंजानिया में, तंजानिया। इसके अलावा माउंट केनिया, और केनिया पड़ता है केनिया देश में ही। ईरान का देवबंद, देवबंद ईरान। इसके अलावा पोपा, पोपा है म्यांमार। इस प्रकार से ये तो हो गया सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। अब बात करते हैं उद्गार के आधार पर। दूसरा प्रकार है उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी, इसमें हो जाएगा एक तो केंद्रीय उद्गार वाले, केंद्रीय उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार का तात्पर्य होता है ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार बहुत विस्फोटक तरीके से होता हो, जिसका उत्पत्ति स्थल एक केंद्र के रूप में होता हो और जिससे बहुत बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचता हो और बहुत भारी मात्रा का उद्गार होता हो, वो कैसा कहलाता है? केंद्रीय उद्गार। ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी पृथ्वी के एक विशेष केंद्र से, पृथ्वी के एक विशेष केंद्र से उद्गारित होते हो, उद्गारित होते हो तथा भारी मात्रा में विस्फोट के साथ, भारी मात्रा में विस्फोट के साथ लावा का उद्गार करते हो, लावा उद्गारित करते हैं, केंद्रीय ज्वालामुखी कहलाता है, केंद्रीय ज्वालामुखी कहलाता है। इस प्रकार के उदाहरण में हम ले सकते हैं प्रशांत महासागर के अग्निवलय के सारे ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर के अग्निवलय के
के ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार के उदाहरण है। बात करते हैं दूसरा प्रकार उद्गार के आधार पर दरारी उद्गार। दूसरा प्रकार है उद्गार के आधार पर दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी के उद्गम का एक निश्चित कारण होता है। दो प्लेटें आपस में अपसारी गति करती हैं, तब दरारी उद्गार की ज्वालामुखी का निर्माण होगा। विपरीत दिशा में दोनों गति करती है तो बीच में एक नई स्थलाकृति का निर्माण होता है, वो प्राय दरारी उद्गार के ज्वालामुखी का उद्गारण होता है। जैसे दो प्लेटें हैं इस प्रकार से जुड़ी हुई और दोनों विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो अब इन दोनों प्लेटों के बीच में जो लावा उद्गारित होगा दरार के रूप में, वो क्या कहलाएगा? दरारी उद्गार वाला ज्वालामुखी। इसके उदाहरण में ले सकते हैं मध्य अटलांटिक का कटक। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। वे ज्वालामुखी जो दो प्लेटों के मध्य अपसारी गति द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा एक नवीन स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। एक नवीन स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। ये प्राय प्लेटों के रचनात्मक किनारे होते हैं। ये प्लेटों के रचनात्मक किनारों पर उत्पन्न होता है। इसके उदाहरण में ले सकते हैं मध्य अटलांटिक कटक। अब बात करते हैं तीसरा आधार विस्फोटक या अम्लता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। विस्फोटकता या लावा की अम्लीयता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। और इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस प्रकार से ये प्लेट है और इसके ऊपर से लावा उद्गारित होता है। पहला प्रकार ले लेते हैं हम स्ट्राम्बोली तुल्य, हवाई द्वीप तुल्य। दूसरा प्रकार ले लेते हैं स्ट्राम्बोली तुल्य। तीसरा प्रकार ले लेते हैं वोल्केनिक तुल्य। और चौथा प्रकार ले लेते हैं विसुवियस तुल्य। और पांचवा प्रकार ले लेते हैं टीलियन तुल्य। ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होता है, टीलियन तुल्य। अब देखो इसमें किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा वो है। अब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो इस प्रकार से स्त्री के लहराते हुए बालों की भांति जो ज्वालामुखी उद्गारित होंगे वो हवाई द्वीप तुल्य ज्वालामुखी होंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखी में सारीय लावा होता है। लावा अपेक्षाकृत क्या होगा? पतला, तरल अवस्था में होगा। अब यहां से आगे
धीरे धीरे लावा की अम्लीयता की मात्रा में ये अम्लीय लावा होगा, फिर अम्लीयता की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। निरंतर। और सबसे ज्यादा अम्लीयता होगी पीलियन तुल्य में। अम्लीयता की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और स्ट्राम्बोली तुल्य में प्रकाश स्तंभ की भांति ज्वालामुखी उद्गार होगा। ये किस प्रकार का होगा? प्रकाश स्तंभ की भांति। तीसरा वोल्केनिक तुल्य में फूलगोभी के आकार का, फूलगोभी के आकार का, फूलगोभी के आकार का लावा उद्गार होगा। और विसुवियस तुल्य में पाइन वृक्ष की भांति, पाइन वृक्ष की भांति। और पांचवा प्रकार है पीलियन तुल्य। इसमें ज्वालामुखी का उद्गार स्थल है पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और ऊपर वाले आसमान में धुआं, राख आदि के बादल छा जाएंगे, के बादल द्वारा अंधकारमय हो जाएगा, अंधकारमय। और इसमें जो ज्वालामुखी का केंद्र होता है वो पूर्णतः क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये हो गए विस्फोटकता व लावा की अम्लता के आधार पर प्रकार। लिख लेते हैं इनकी थ्योरी भी साथ साथ। पहली हेडिंग है हवाई द्वीप तुल्य। नंबर 1, हवाई द्वीप तुल्य। और इस प्रकार के ज्वालामुखी में वे ज्वालामुखी जो शांत होते हैं तथा लावा सारी अवस्था में होता है, तथा लावा सारी अवस्था में होता है, सारी अवस्था में होता है। ये लावा प्राय पठारी एवं मैदानी भागों का निर्माण करता है, पठारी एवं मैदानी स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। और इसके उदाहरण में हवाई द्वीप का खुद का ज्वालामुखी है ही है। अब बात करते हैं दूसरे ज्वालामुखी के प्रकार की, स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली तुल्य वे ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिनका उद्गार हवाई द्वीप की तुलना में, हवाई द्वीप की तुलना में थोड़ा तीव्र होता है तथा तथा लावा प्रकाश स्तंभ की भांति चमकता है। लावा प्रकाश स्तंभ की भांति, प्रकाश स्तंभ की भांति चमकता है, भांति चमकता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा और चौथे प्रकार सामान्य विशेषता सेम ही है, लेकिन जो बनने वाली स्थलाकृति है उसमें ही थोड़ा परिवर्तन है। वोल्केनिक तुल्य में तो फूलगोभी के आकार का बनेगा, और विषुवत तुल्य में पाइन के वृक्ष की भांति, और बाकी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं, वोल्केनिक एवं वोल्केनिक एवं विषुवत तुल्य ज्वालामुखी। विषुवत तुल्य ज्वालामुखी, इनकी परिभाषा के तौर में लिख सकते हैं कि वे ज्वालामुखी जो स्ट्राम्बोली की तुलना में तीव्र उद्गारित होते हैं तथा इनमें लावा अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है। इनमें क्रमशः फूलगोभी एवं पाइन वृक्ष की भांति लावा उद्गारित होता हुआ प्रतीत होता है। लावा उद्गारित होता हुआ प्रतीत होता है। अब बात करते हैं अगला, पीलियन तुल्य। नेक्स्ट प्रकार है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। विषुवत तुल्य को पिलनी तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस ज्वालामुखी को पिलनी तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है, क्योंकि पिलनी ने इस पे शोध करने के लिए गए थे, लेकिन वो इसी ज्वालामुखी में दफन हो गए थे। इस वजह से नाम पिलनी तुल्य ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगला प्रकार, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये सबसे भयंकर ज्वालामुखी होते हैं और इनका प्रभाव आसपास के संपूर्ण क्षेत्र पर पड़ता है। वे ज्वालामुखी जो बहुत तेज विस्फोटक आवाज के साथ उद्गारित होते हैं, वे ज्वालामुखी जो बहुत तीव्र विस्फोटक ध्वनि के साथ उद्गारित होते हैं तथा अपने उद्गार स्थल को संपूर्ण नष्ट कर देते हैं तथा उद्गार स्थल को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी गलत है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी गलत है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के समय आसमान में घना अंधेरा छा जाता है। आसमान में घना अंधेरा छा जाता है।
तथा आसपास का वातावरण पूर्णतः प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में गैसों का विसर्जन भी साथ साथ होता है और बारिश होने लगती है तुरंत ही, क्योंकि जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और जल वाष्प की मात्रा अधिकता के कारण घने बादल और कोहरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है पूर्णतः, और भारी मात्रा में बारिश होती है। करते हैं अगला बिंदु, ज्वालामुखी का वैश्विक ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण। ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण मुख्यतः 3 पेटियों के रूप में किया जाता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सामान्यतः ज्वालामुखी आते रहते हैं, उसमें हम ले सकते हैं परिप्रशांत महासागरीय अग्निवलय पेटी। तो पहला हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय अग्निवलय। इसे रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है, रिंग्स ऑफ फायर। ये पेटी उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, अलास्का प्रांत होते हुए एशिया के तटीय देशों, एशिया के तटीय देशों, देशों जापान आदि शामिल होते हैं इसमें। अब बात करते हैं पेटी के रूप में। दूसरी पेटी की बात करें तो मध्य महाद्वीपीय पेटी आ जाएगी इसमें, और मध्य महाद्वीपीय पेटी में आल्प्स पर्वत, अफ्रीका का एटलस पर्वत एवं काकेशस पर्वत के अलावा अफगानिस्तान का हिंदुकुश पर्वत भी इसमें शामिल है। बात करते हैं दूसरी पेटी की, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो ये अफ्रीका, यूरोप एवं एशिया के मध्यवर्ती भागों में विस्तृत है, विस्तृत है। अफ्रीका की भी बात करें तो इसमें ब्रंश घाटी क्षेत्र आ जाएगा, ब्रंश घाटी क्षेत्र, एटलस पर्वत, काकेशस पर्वत, हिंदुकुश पर्वत आदि इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी के भाग है, आदि इसी पेटी के भाग है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, और तीसरी प्रकार में आ जाएगी मध्य अटलांटिक पेटी। तीसरा वैश्विक वितरण की बात करें तो इसमें आ जाएगा मध्य अटलांटिक पेटी। और मध्य अटलांटिक पेटी में दो प्लेटें आपस में अपसारी बल के द्वारा इस प्रकार से, ये अमेरिका का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का, ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, और ये यूरेशिया का पार्ट है, और इधर ये अफ्रीकी प्लेट है।
इन दोनों के बीच में इन प्लेटों का किनारा है यहाँ पर, और ये दोनों प्लेटें अलग अलग दिशाओं में गति करती हैं, और अलग अलग दिशाओं में गति करने के कारण इस प्रकार से यहाँ पे लावा जमा हो जाता है इस आकार में, और इसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक पेटी, और इसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। और ये सबसे बड़ा क्या है, दरारी उद्गार का उदाहरण, दरारी उद्गार है एक प्रकार का। ये तो हो गया वैश्विक वितरण। अब बात करते हैं ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति की। नेक्स्ट हेडिंग है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी से दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक आंतरिक स्थलाकृतियां और एक बाह्य स्थलाकृतियां। बात करते हैं आंतरिक स्थलाकृतियों की। निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक हो जाएगा आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है वो आंतरिक स्थलाकृतियां, और दूसरा हो जाएगा बाह्य स्थलाकृतियां। और ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।